हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर प्रयास किया है कि हम यहां पर केमिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं, हम यहां पर केमिस्ट्री को रटेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे यहां जो भी आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को सीख कर जा सके। तो देखो बेटा, जैसा कि मैंने बोला था कि बोर्ड परीक्षा के एग्जाम बहुत ही निकट आ चुके हैं और बोर्ड परीक्षा के एग्जाम की तैयारी चल रही है, ठीक है। इस पर चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। तो जैसा कि आज 26 जनवरी हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है। हालांकि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमारे देश का संविधान लिखा गया था या हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। लिखा तो पहले गया, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी 26 जनवरी टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, मैं फटाफट से बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और मैं आपको थोड़ा सा अपने इस प्लेलिस्ट के बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने बोला था 26 जनवरी से अपना प्लेलिस्ट आएगा, तो अब वो इंतजार खत्म हो चुका है और आज ये प्लेलिस्ट आपके लिए आ चुका है। जैसा कि मैंने बोला है बोर्ड स्पेशल, और हम क्या पढ़ेंगे, हमारी प्लेलिस्ट का नाम क्या है, केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास, जिसमें डेली वीडियो होगा 30 मिनट का, शाम को 4 बजे वीडियो आएगा और टारगेट कितने का है बेटा, 70 में से 70 नंबर इन केमिस्ट्री या 95 प्लस टोटल मिलाकर विद प्रैक्टिकल, ठीक है। और आज ये उसका वीडियो फर्स्ट है जिसका शॉर्ट 3 है विलियन, वीडियो फर्स्ट का शॉर्ट 3 है विलियन, ठीक है। हर चैप्टर के 3 वीडियो होंगे, हर चैप्टर के 3 वीडियो, यानी कि 30 मिनट के 3 वीडियो, 1.5 घंटे में एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट खत्म। तो ये आज विलियन का शॉर्ट 3 है, वीडियो फर्स्ट, ठीक है। तो फटाफट से यार एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और बोर्ड की अगर तैयारी करना चाहते हो तो अपने साथ जुड़ जाओ और बोर्ड की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना अगर बोर्ड में नंबर लाने हैं तो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोल प्रभाज। क्या है पहला टॉपिक हमारा, मोल प्रभाज, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा, क्या है बेटा पहला टॉपिक, मोल प्रभाज या मोलंश। अगर आप किसी भी बोर्ड से परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मोल प्रभाज आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे बोर्ड की परीक्षाओं में ये आएगा और आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप हमारी लिख कर रख लो कि आपको ये जरूर मिलेगा किसी भी बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। देखो क्या है बेटा, मोल प्रभाज या मोलंश। देखो होता क्या है, इस पर चर्चा भी करेंगे। पहले मैं इसे फटाफट लिख देता हूं क्योंकि वीडियो हमें ज्यादा लेंथी नहीं करना है। तो देखो बेटा फटाफट से, भाई मोल प्रभाज क्या होता है। देखो सिंपल सी, आपको बस बोर्ड में इतनी सी बात लिखनी है, विलियन के किसी एक अवयव। अब विलियन क्या होता है बेटा, सपोज यहां पर समझो थोड़ा सा, भाई यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। ये एक हमारे पास विलियन है, ये एक हमारे पास क्या है, विलियन है। ये है क्या, विलियन। और आप जानते हो विलियन बेटा 2 चीजों से मिलकर बनता है। विलियन कितनी चीजों से मिलकर बनता है, 2 चीजों से। एक आपका होता है विलय, ठीक है, और दूसरा आपका होता है विलायक। विलियन किन से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक, और क्या बनता है आपका, विलियन। तो बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, देखो विलियन के किसी एक अवयव, विलय या विलायक के मोलों की संख्या, मतलब विलय के मोलों की संख्या या फिर विलायक के मोलों की संख्या, विलियन के किसी एक अवयव, अब आप विलय ले लो या विलायक ले लो, के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब यहां पर हाईलाइट करो, ये वाली जो लाइन है, मतलब विलय का मोल प्रभाज अलग होता है, विलायक का मोल प्रभाज अलग होता है। हम विलियन का नहीं निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज हमेशा किसका निकलेगा, विलय या विलायक का। तो सिंपल सी आपको बस बेटा इतनी सी परिभाषा लिखनी है, विलियन के किसी एक अवयव विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब मैं आपको इसे समझाता हूं कैसे। सपोज यहां पर विलियन है ना, तो हमने विलायक के मोल माने कैपिटल एन और विलय के मोल माने स्मॉल एन, ठीक है। तो टोटल विलियन जो बनेगा वो n प्लस एन बनेगा ना, n प्लस एन। भाई ये किसके मोल हैं, विलय के, ये किसके मोल हैं, विलायक के, और ये किसके मोल हैं, ये आपके मोल हैं विलियन के, ठीक है। अब देखो आप इसके बेस पर इसका मोल प्रभाज का फॉर्मूला कैसे क्रिएट करोगे। देखो भाई सिंपल सा, माना विलय के मोल स्मॉल एन तथा विलायक के मोल कैपिटल एन,
हो तो देखो विलय का अलग निकलेगा, विलायक का अलग निकलेगा। तो पहले आप निकाल लो विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, और फिर आप किसका निकाल लो, विलायक का मोल प्रभाज। विलय का भी निकलेगा और विलायक का भी निकलेगा। देखो जब हम विलय का निकालेंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है, विलयन के किसी एक अवयव या फिर विलय या विलायक। अभी हम विलय का निकाल रहे हैं तो विलय के मोल कितने हैं, n। तो विलय किसी एक अवयव के मोल, तो किसी एक अवयव के मोल रख दिए, और विलायक के मोल कितने, कैपिटल N रख दिए, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब विलयन के कुल मोल कितने हैं बेटा, यही तो है n प्लस n, तो बटे में क्या आ जाएगा, n प्लस n। इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, n प्लस n। तो जब आप विलायक के निकालो तो विलायक के मोल को ऊपर रखो और टोटल विलयन के नीचे। जब आप विलय के निकालो तो विलय के मोल को ऊपर रखो और टोटल विलयन के नीचे रखो। इस तरीके से आपके विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज निकल आएगा। एक बात यहां पर और याद रखना कि बेटा अगर विलय का मोल प्रभाज 0.5 है, मतलब हाफ है, और विलायक का मोल प्रभाज कितना है नहीं जानते, लेकिन टोटल विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। यह बात याद रखना, टोटल विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक होता है। अगर विलय का मोल प्रभाज आपको पता है 0.5 और विलायक का नहीं पता है, भाई आधा और आधा जुड़कर एक होता है, तो इस केस में अगर विलयन का सदैव एक होता है, इसका 0.5 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर जो हम क्या करेंगे, कभी भी ये सवाल जब बोर्ड में आता है तो न्यूमेरिकल ऐड के साथ आता है, न्यूमेरिकल ऐड जरूर होता है इसके साथ में। इसको अभी हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अभी हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। देखो यार, अगर चैप्टर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो जैसे मैं सिखा रहा हूं सारे क्लासेस बिना स्किप करे अंत तक देख लेना। और बोर्ड की परीक्षा में यार अगर आपके 70 में से 70 नंबर ना आए तो मेरे चैनल पर आकर मुझे भर भर कर गाली देना और मैं चैनल ही बंद कर दूंगा उठाकर। ठीक है, मैं चैनल ही बंद कर दूंगा। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप सब्सक्राइब करो या कुछ करो, बस आप अच्छा स्कोर कर सको केमिस्ट्री में, वो मेरे लिए काफी है। ठीक है, अब देखो आप फटाफट से आप अगर नोट्स बना रहे हो, और अगर नोट्स बना रहे हो क्या होता है, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेंगे अगर आप मेरे चैनल से ये प्लेलिस्ट पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री 0 to हीरो, जिसका ये पहला वीडियो है और विलियन का शॉर्ट 3 है। तो अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो बेटा इसको आपको नोट करना पड़ेगा और सुंदर से नोट्स बनाना पड़ेंगे। बेटा फटाफट से आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला टॉपिक आपको क्या तय करना, विलयन से मोल प्रभाज। दूसरे टॉपिक से आपको क्या पढ़ने हैं भाई, आपने सुना होगा मोलरता, सुना है भाई, सुना है, सबने सुना है। मोलरता, नॉर्मलता। देखो मोलरता और मोललता परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मलता बहुत ही कम पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको मोलरता पढ़नी है। मोलरता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। आपको क्या पढ़नी है, मोललता पढ़नी है। दोनों ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरा क्या है, नॉर्मलता। इसको सिर्फ काम चलाऊ पढ़ना है। इसको कितना पढ़ना है आपको, केवल सिर्फ काम चलाऊ देख लेना है। बाकी आपका मेन टारगेट मोलरता और मोललता पर होना चाहिए। देखो तीनों चीजों को मैं आपको एक साथ पढ़ाता हूं, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है। बस थोड़ा सा आप समय दीजिए, मैं इसे लिख देता हूं, फिर मैं आपको इनके बारे में समझाता हूं। तो देखो बेटा, देखो मैं आपको तीनों बातें एक साथ समझाता हूं। देखो सबसे पहले आप मोलरता पे टारगेट कीजिए। देखो मोलरता सिंपल से क्या होती है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। सपोज हमारे पास बर्तन है, बर्तन में हमारे पास हमने 1 लीटर क्या है, उस बर्तन का आयतन है। उस आयतन में विलय और विलायक दोनों है। विलयन, देखो विलय के मोलों की संख्या कितनी है बेटा, विलय के मोलों की संख्या नहीं जानते, लेकिन कितनी भी हो, अगर 1 लीटर आयतन में उपस्थित जितने भी विलय के मोलों की संख्या है वो ही क्या होती है, विलयन की मोलरता होती है। तो अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाकर दिखाऊंगा। देखो आपको एग्जाम के लिए मोलरता को भाई बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। मोलरता क्या है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, मोललता। देखो मोललता और मोलरता दोनों ही सेम चीज है, बस इसमें 1 लीटर आयतन होता है और इसमें 1 लीटर विलायक हो जाता है, 1 किलोग्राम विलायक हो जाता है। तो मोललता में आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तीसरी चीज आपकी क्या है, नॉर्मलता। अब नॉर्मलता क्या है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक
तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। तीनों बातों को अभी मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड एक्सप्लेन करते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे निकालेंगे। देखो, मोलरता को m से लिखते हैं, मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं, नॉर्मलता को n से लिखते हैं। ठीक है, वो नॉर्मेलिटी, ये मोलेटिलिटी, ये मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है। देखो, मोलरता को m से लिखते हैं, तो मोलरता, भाई हमें मोलरता का क्या बनाना है? फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला बनाना है। क्या बोला है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित। तो आयतन कैसा है बेटा? आयतन लीटर में, जिसमें उपस्थित वो बटे में जाता है, तो आयतन लीटर में। और क्या बोला है? विलय के मोलों की संख्या। तो ऊपर क्या आ जाएगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ये इससे क्या बन गया बेटा? ये इसका फॉर्मूला बन गया। अभी हम इसमें और सुधार कर सकते हैं। यहां से पहली चीज तो हम इसका मात्रक निकालते हैं। तो इसका मात्रक देखो कैसे निकालोगे? इसका मात्रक, भाई ये देखो मोल, ये देखो लीटर, मोल बटे में लीटर है ना, तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। दूसरी चीज, भाई दूसरी चीज, क्योंकि मोल, मोल क्या होते हैं? मोल आपके होते हैं ग्राम बटे में अणु भार। क्या होते हैं? ग्राम बटे में अणु भार। देखो, विलय के मोल हैं, तो विलय का ही ग्राम में भार लेंगे और विलय का ही क्या लेंगे? अणु भार। तो जब मोलरता का फॉर्मूला बनाओगे, मोलरता की जगह आप m लिख लो, विलय के मोलों की संख्या की जगह आप ये लगा दो, तो ऊपर हो जाएगा विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटे में, भाई आयतन लीटर में, तो ये तो पहले से था ऑलरेडी, आयतन लीटर में। लेकिन जब हमने मोल को, मोल की जगह पर हम लगा रहे हैं ना ग्राम बटे में अणुभार, तो अणुभार कहां जाएगा? बटे में, जो कि आयतन के इंटू में आ जाएगा। तो अणुभार किसका लगाएंगे? विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। तो ये जो आपका बना, ये मोलरता का फॉर्मूला बना, जिस पर न्यूमेरिकल आपके आते हैं। अभी इसके भी न्यूमेरिकल हम वीडियो में आगे करेंगे। मोलरता, भाई मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं, तो स्मॉल m से लिख लेते हैं मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला कैसे बनेगा? 1 किलोग्राम विलायक। तो विलायक कैसा है बेटा? विलायक का किलोग्राम में भार, क्योंकि कैसा है? 1 किलोग्राम विलायक, हमेशा विलायक का भार कैसा होना चाहिए? किलोग्राम में। उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा? विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या। अब इससे इसका मात्रक निकाल लो। तो बेटा इसका मात्रक क्या निकलता है? वो दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है इसका मात्रक बेटा? ऊपर देखो ये रहे मोल और नीचे क्या है? किलोग्राम। तो इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, अब भाई इसमें भी तो वही चीज लगेगी ना। मोल क्या होते हैं? ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार। तो बेटा इस फॉर्मूले में मोल की जगह क्या लगा दो? ग्राम बटे में अणुभार लगा दो। तो स्मॉल m बराबर किसके हो जाएगा? विलय का ग्राम में भार। ऊपर क्या पहुंचेगा? विलय का ग्राम में भार बटे में, फिर से वही चीज, विलय का ही क्या लगाएंगे? अणुभार। तो विलय का अणुभार इंटू में विलायक कैसा बेटा? किलोग्राम में। तो विलायक का किलोग्राम में भार। ये आपकी क्या हो गई बेटा? ये आपकी मोललता हो गई। ये दो चीजें आपको 100% तैयार करनी है अगर आप बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हो। ठीक है, इस पर कोई भी ढील नहीं देनी है। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स ला सको और अच्छे से स्कोर कर सको, तो इस पर कोई भी ढील नहीं देनी है। तीसरी बात आती है नॉर्मलता की। देखो बेटा नॉर्मलता क्या कहती है? नॉर्मलता को n से लिखते हैं, तो नॉर्मलता क्या कहती है? नॉर्मलता कहती है 1 लीटर आयतन में उपस्थित। तो किसमें उपस्थित है? आयतन। आयतन कैसा है बेटा? लीटर में। तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ऊपर क्या आ जाएगा? अब यहां पर मोल नहीं है, यहां पर क्या है? विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब आप यहां से इसका बेटा मात्रक निकालना चाहो तो ये देखो तुल्यांक प्रति लीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का मात्रक क्या हो जाएगा? तुल्यांक प्रति लीटर। तो इसका मात्रक बेटा हो जाएगा आपका तुल्यांक प्रति लीटर। फिर से वही चीज, भाई ग्राम तुल्यांक। देखो ग्राम तुल्यांक जो होते हैं ना, ये होते हैं ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार।
देखो इसके मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आने वाला, ठीक है। आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा, इसका न्यूमेरिकल आएगा, तो इसीलिए आपको तुल्यांकी भार के बारे में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और हालांकि अगर आप चाहते हो, आपने पढ़ा है, आप जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो इतना समय नहीं है कि मैं आपको हर चीज यहां डिटेल में बताता फिरूं। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन दो टॉपिक्स के ऊपर मेन फोकस करना है और इसको बस थोड़ा सा साइड वाइज पढ़ लेना कि बाई चांस अगर आ जाता है तो इसको भी हम कर सके, ठीक है। तो देखो जब इसका वो वाला फॉर्मूला बनाओगे आप तो ग्राम तुल्यांक की जगह क्या लगा दो, ग्राम बटे में तुल्यांक की बात। तो बेटा ग्राम तुल्यांक किसका है, विलय का, तो विलय का ऊपर क्या जाएगा, ग्राम में भार, बटे में क्या आ जाएगा, विलय का ही तुल्यांकी भार। जैसे वहां अणुभार लग रहा था तो यहां विलय का तुल्यांकी भार, इनटू में आयतन ऑलरेडी कैसा है बेटा, लीटर में। तो ये आपका बन गया नॉर्मलता का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपका नॉर्मलता का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये देखो एक बार मैं तीनों चीजों आपको रिपीट कर देता हूं, ये तीनों के तीन, अगर आप सुंदर से नोट्स बना रहे हो तो पहले इन तीनों के बारे में लिख लो, ठीक है, इन तीनों के बारे में लिख लो। अब मैं आपको बता दूं, आपको इसे बिल्कुल छोड़ देना है, सिर्फ इन दो टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। इसके बारे में बस साइड वाइज थोड़ी सी नॉलेज रखिए और इन दो पर मेन टारगेट बनाइए। पहले जरा इसे बेटा फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं अभी आपको आगे इसके बारे में और बताता हूं, ठीक है बेटा। देखो इतना करने के बाद में अगर आपने मोलरता और मोललता पढ़ी है तो मोलरता और मोललता अलग अलग आने के चांस बहुत ही टू से होते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर आने का चांस इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है एक साथ मिलकर आने का चांस। और मिलकर एक साथ कैसे आ सकते हैं, तो बेटा अगर आपने पिछले बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर देखे हो तो एक सवाल आता है, मोलरता तथा मोललता में अंतर लिखो, मोलरता तथा मोललता में अंतर लिखो। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को लिख लो SDMI, जिसको हमारी गुमनाम सर की भाषा में कहते हैं सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके पहले भी H लगा लो, हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मोलरता तथा मोललता में अंतर। देखो कैसे लिखोगे यार, कभी भी अंतर आता है तो फटाफट से क्या करते हैं बेटा, एक साइड लिखते हैं मोलरता, एक साइड लिखते हैं मोललता और यूं कर लाइन खींच देते हैं और एक टेबल बना देते हैं यूं कर। मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इस अंतर को उड़ा सकता हूं, 30 सेकंड के अंदर आप इस अंतर को खत्म कर सकते हो। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, परिभाषा। तो बेटा इधर भी क्या लिखोगे, पहला पॉइंट परिभाषा, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे अंतर में, सूत्र, और दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखोगे, सूत्र, तीसरा पॉइंट इसका क्या लिखोगे अंतर में, ताप का प्रभाव पड़ता है, और इस पर क्या लिखोगे तीसरा पॉइंट, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आया, अंतर खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, देखो भाई बेवकूफी मत करना, बिल्कुल भी बेवकूफी नहीं करनी है। कहीं सोचो सर ने ये 3 पॉइंट लिखे और आप जियो के तियो लिखकर आ जाओ। बेटा अभी क्या मैंने परिभाषा आपको पीछे नहीं पढ़ाई, परिभाषा अभी जस्ट मैंने पीछे पढ़ाई, तो वहां से आप क्या करोगे, जो परिभाषा, भाई मोलरता के बारे में आप जानते हो, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो आपको यही तो करना है बेटा, मोलरता की यहां पर क्या करोगे, परिभाषा लिख दोगे। मैंने यहां दोबारा नहीं लिखी है, ये शॉर्टकट तरीका होता है चीजों को बेहतर बनाने का और एग्जाम की तैयारी करने का, जिससे ढेर सारा लेकर बार बार ना बैठना पड़े। जो चीज पीछे ऑलरेडी पढ़ा है उसे यहां दोबारा क्यों पढ़ना। तो आप क्या करोगे, पहले इसकी परिभाषा लिखना और इसकी परिभाषा लिखना। देखो इसमें 1 लीटर आयतन में उपस्थित होता है, इसमें 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, तो दोनों की परिभाषा कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। इसमें आयतन है, इसमें किलोग्राम है, मतलब भार कैसा है, किलोग्राम में, दोनों की इकाइयां कैसी हैं, अलग अलग। दोनों का सूत्र, अगर परिभाषा अलग है तो जाहिर सी बात है दोनों का सूत्र भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। तीसरी बात, ताप का प्रभाव मोलरता पर पड़ता है, लेकिन ताप का प्रभाव मोललता पर नहीं पड़ता है। इससे भी जी ना भरे, चाहते हो चौथा पॉइंट लिखना तो चौथा पॉइंट ही बहुत सरल लिख सकते हो बेटा, इसका मात्रक लिख देना और इसका मात्रक लिख देना। भाई इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। और यह सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे चांस है कि यह आपको देखने को बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो बेटा फटाफट से इसे भी नोट कर लो और फिर हम अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक्स की ओर। और यार अगर केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा और चाहते हो केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाना, तो यार सही जगह आए हो। बस वीडियो को अंत तक देखकर जाना, फिर देखो कैसे लाते हो आप 70 में से 70 नंबर। और परीक्षा के बाद हमारे चैनल पर आकर हमें यह बात जरूर बताना, ठीक है। तो बेटा फटाफट से इसे नोट करो, फिर आगे की ओर चलते हैं।
देखो बेटा, अब क्या करना है, अब हम करने वाले हैं मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, इनके आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं? देखो, अगर आप इनके आंकिक प्रश्न करना चाहते हो तो इनके आंकिक प्रश्न को करने से पहले ना आपको थोड़ी बातें, भाई मोलरता का सूत्र आपको पता है, मोललता का सूत्र आपको पता है, और मोल प्रभाज का सूत्र भी आपने पीछे सीख लिया। देखो, अगर परसेंट आ जाए, अगर क्या हो बेटा, अगर परसेंट आ जाए तो परसेंट में याद रखना ना, परसेंट में दो चीजें होंगी, एक स्मॉल डब्ल्यू और एक कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू जो होता है ये होता है विलय का ग्राम में भार, और कैपिटल डब्ल्यू जो होता है ये होता है विलायक का ग्राम में भार। ठीक है, विलायक का ग्राम में भार। ये किसके लिए है बेटा? मोल प्रभाज के लिए। किसके लिए? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में यह चीज आपको फॉलो करनी है। मोल प्रभाज में अगर परसेंट आ जाए तो परसेंट में दो चीजें कि भाई स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू दोनों हाइड होंगे। सपोज उसने दिया 20%, तो 20% का मतलब जो है ना, इसमें स्मॉल डब्ल्यू भी है और कैपिटल डब्ल्यू भी है। जो नंबर वो दे परसेंट के साथ वो होता है विलय का। तो 20 ग्राम कौन है? विलय। और जो विलायक है, जैसे कि हमने बताया कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है? विलायक के ग्राम में भार। तो भाई 20%, टोटल परसेंट 100 होता है ना, 100 में से 20 घटा दो, कितना बचा? 80। तो 80 ग्राम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सवाल देखो, पहला सवाल इसका ये है। इसके सवाल लोग कैसे हल करेंगे? एक सवाल मैं करवाऊंगा और एक सवाल आपको घर पर करना, और यही वाले सवाल इसके बोर्ड में आएंगे। बाकी अदर कोई सा मोल प्रभाज से क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको कर लेना यार, और बोर्ड में आप झंडे गाड़ाओगे, बोर्ड की परीक्षा के पेपर को बहुत ही इजीली कराओगे और बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सवाल आपको कौन सा करना है। ठीक है, सवाल क्या है? 6% यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करें। देखो परसेंट आ गई ना, परसेंट आ गई 6%, और 6% है कौन? इसमें यूरिया है। यूरिया कितनी है? 6%। मतलब यूरिया जो है वो विलय है, स्मॉल डब्ल्यू है, और ये कितना है? 6 ग्राम है। ठीक है, और जो बचा है वो कौन है? बोला जलीय विलयन, मतलब दूसरी चीज जो है वो इसमें जल है। और भाई जैसे मैंने बताया 100 में से जो दिया है उसे घटा दो, तो जल कितना बचा? 94 ग्राम। ठीक है, पहला काम आपको यह करना है। फिर यहां से आपको पहले मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें दोनों में क्या पता होना चाहिए? मोल। तो पहले हम क्या निकालेंगे? दोनों के मोल। और मोल निकालने के लिए आपको यह वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ग्राम बटे में अणु भार। अगर आप ग्राम बटे में अणु भार वाला फॉर्मूला जानते हैं तो आप इजीली से मोल निकाल सकते हैं। देखो पहले आप क्या करो, यूरिया के मोल निकाल लो। यूरिया के मोल, तो यूरिया के मोल जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ग्राम बटे में अणु भार। और ग्राम में भार यूरिया का दिया कितना है? 6 बटे में अणु भार। भाई यूरिया का अणु भार कैसे निकालोगे? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। भाई N का परमाणु भार कितना होता है? 14। H का कितना होता है? 1। C का कितना होता है? 12। O का कितना होता है? 16। देखो NH2, देखो एक N 14, 4 H 14, देखो एक N ये रहा, एक N ये रहा, 2 N है ना, तो 14 दूनी 28। N का कितना लगाएंगे हम यहां पर? 28, क्योंकि N कितने हैं? 2। यहां पर लगा दे रहा मैं इसके पहले, N है 2 और H कितने हैं? 4। एक H का 1, तो 4 की 4 से गुणा तो 4। C कितना है? 1, तो C का 12 ही रहेगा। वो कितना है? 1, जिसका 16 ही रहेगा। 16 और 12, देखो 16 4 20, 20 और 12 32 और 28 60। तो यूरिया का अणु भार कितना लगाओगे? 60। जब इसे काटोगे 1/10 यानी कि 0.1 मोल यूरिया के मोल निकल कर आए। फिर आप किसके मोल निकाल लो? जल के मोल। तो इसका ही फॉर्मूला क्या लगेगा? ग्राम बटे में अणु भार। तो इज इक्वल टू ग्राम बटे में अणु भार। अब देखो ग्राम में भार जल का कितना है? 94 बटे में। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। 2H का 2, O का 16, 16 और 2 18। तो जल का अणु भार कितना लाएंगे? 18। तो देखो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। अब 4 बचे, पॉइंट लगाया 40, तो 18 दूनी 36, फिर 4 बचे, फिर 18 दूनी 36। तो ये रिपीट होता रहेगा। तो आप इसे इतना ही निकाल लो, पॉइंट के बाद मिनिमम 2 अंक। ये किसके मोल आ गए बेटा? जल के। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यूरिया का मोल प्रभाज। तो यूरिया का मोल
प्रभाज, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यूरिया का पूछा गया है। जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल ऊपर और दोनों के मोल, बाकी टोटल विलयन के मोल नीचे। तो यूरिया का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो यूरिया के मोल कितने हैं 0.1 बटे में दोनों के मोल नीचे रख के जोड़ दो 0.1 प्लस में 5.22। देखो 0.1 का 0.1 रहेगा, इसे जोड़ लो। जब आप इसे रखकर जोड़ोगे देखो 5.22 और फिर दूसरा क्या है 0.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो 2 और 1 3 और 5 तो 5.32, तो 5.32 भाई एक के बाद पॉइंट, दो के बाद ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब चाहते हो आप इसे तो आप इसे काट कर छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो आप इतना ही लिखकर छोड़ सकते हो। ये आपको हो गया यूरिया का मोल प्रभाज। अगर चाहते हो तो छोटा कर सकते हो भाई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो आप लिख सकते हो 5 बटे में 266। चाहो तो भाग देके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यही क्वेश्चन आपके इस तरीके से आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके और सवाल नहीं करवाने वाला। मैं सिर्फ हर टॉपिक का एक एक सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सवाल टारगेट करूंगा और आपको एक इसका सवाल अभी आपको लिख कर देता हूं, आपको वो सवाल खुद घर पर बैठकर करना है, फिर हम मोलरता के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से इसे नोट करो। अगला क्वेश्चन ये है 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। देखो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH CHOH CH2OH। यहां से जब आप ग्लिसरॉल का अणुभार निकालोगे ना तो ये निकल कर आएगा 92, अणुभार आएगा 92। और इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आएगा वो फाइनली आंसर भाग देने के बाद आएगा इतना। ठीक है, आप इसे घर पर सॉल्व करो और इतना आंसर अगर आपका आता है तो आप इस टॉपिक को सीख गए हो। ठीक है, मैं फटाफट आपको लेकर चलता हूं मोलरता के क्वेश्चंस की ओर। देखो बेटा मोलरता क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मोलरता क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 14.9 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो आंकड़े वो बदल सकते हैं, आंकड़े तो भाई वो अपने अनुसार रख सकते हैं। आपको करना क्या है, बोला 14.9 ग्राम KCl, मतलब KCl का जो ग्राम में भार है वो कितना दिया है। KCl यहां पर क्या है विलय, और 500 ml जल, आयतन किसका है जल का, तो आयतन यहां पर कितना दिया है, आयतन यहां पर दिया है 500 ml। लेकिन मोलरता की परिभाषा क्या होती है 1 लीटर, तो लीटर में बदलने के लिए एमएल लोग क्या करते हैं, इसे 1000 से भाग देते हैं, किसमें बदलने के लिए, लीटर में चेंज करने के लिए। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 दूनी 10, बचा 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट लगाया 10 हो गया 0.5, तो लीटर। ये आपका क्या मिला आयतन। दूसरी चीज बोला है 14.9 ग्राम, तो विलय कौन है KCl, तो विलय का ग्राम में भार कितना दिया है, तो विलय का ग्राम में भार कितना दिया है बेटा 14.9 ग्राम। ठीक है, अब क्या करो विलय का अणुभार निकाल लो, विलय का अणुभार निकाल लो जरा फटाफट। देखो विलय है कौन KCl, K का कितना है परमाणु भार 39, Cl का कितना है 35.5। भाई दोनों को जोड़ दो, 39 में 35.5 को जोड़ दो, तो 5 का 5 पॉइंट लगाया, 9 और 5 14, 1 और 7, तो कितना आया 74.5। ये आया इसका अणुभार। भाई मोलरता क्या होती है, मोलरता का फटाफट से फॉर्मूला लिखो, विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का ही क्या लगाएंगे अणुभार, इनटू में आयतन कैसा बेटा लीटर में। ये बात याद रखना। देखो विलय का ग्राम में भार कितना है, ग्राम में भार ये देखो 14.9 बटे में विलय का अणुभार बेटा अभी निकाला हमने कितना 74.5 इंटू आयतन लीटर में कितना है 0.5। देखो एक के बाद पॉइंट, इसका पॉइंट हटा ऊपर 0 बढ़ गया, 745 दूनी 1490, तो बचा 2/5। भाई जब 5 से 2 को भाग दोगे, 2 छोटा है तो आप क्या करोगे, पहले पॉइंट लगाओगे 0, 5 चौक 20, पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना आया 0.4। और मोलरता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर। तो ये आ गया इसका मोलरता का हल। इस तरीके से मोलरता के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को अभी आप आसानी से हल कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जब आप घर पर मोलरता पढ़ना तो कुछ परमाणुओं के परमाणु भार जरूर सीख लेना। अगर आपको नहीं आते तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पर परमाणु भार निकालने की ट्रिक का वीडियो दे दूंगा, वहां से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से एक क्वेश्चन में आपको मोलरता को और करवाता हूं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं।
देखो बेटा मोललता क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये वाला क्वेश्चन मोललता का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का क्वेश्चन मोललता के आने के ज्यादा चांस है। देखो क्या है, चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता पूछिए ना, देखो चीनी के शीरे की, विलयन नहीं आएगा, यहां पर आएगा शीरे की। शीरा, पहली चीज आपको पता होना चाहिए विलयन। विलयन है किसका बेटा, शीरे का। और विलयन बना किससे है, विलय प्लस विलायक। अब आपको पता होना चाहिए विलय कौन है इसमें, चीनी, क्योंकि विलायक हमेशा कौन होता है, जल। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसने विलय का ग्राम में भार दिया है और टोटल विलयन का दिया है, लेकिन विलायक का ही दिया है। विलयन का कितना बोला है, विलयन का भार बोला है 214.2 ग्राम, विलय का बोला है इसमें 34.2 ग्राम चीनी है, लेकिन विलायक का नहीं दिया है। तो विलायक हमें क्या करना, निकालना है। तो ये जाएगा प्लस वाला इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 14.2 ग्राम माइनस 34.2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, विलायक, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, अब इसमें से इसे घटा दो तो आपका बचेगा 180 ग्राम। तो विलायक कितना आया बेटा, 180 ग्राम। लेकिन मोललता की परिभाषा कहती है विलायक का किलोग्राम में भार, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। तो जब विलायक का भार किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 180 ग्राम बटे में कितना कर देंगे, 1000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आपका 2 0 पीछे खिसक जाएगा, 0.18 किलोग्राम। ये आया विलायक का किलोग्राम में भार। अब क्या करिए आप, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका क्या निकाल लीजिए आप, अणु भार, चीनी का अणु भार। देखो अणु भार निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, कार्बन का परमाणु भार 12, H का 1, O का 16। देखो कितने कार्बन है, 12। तो 12 धाऊ 120 और 12 दूनी 24, तो 144 तो कार्बन के लिए हो गया। H कितने, 22, तो 1 का 1 तो 22 का 22। O का कितना है, 11, तो 11 हो, यानी कि 16 धाऊ 160 और 16 और जोड़ दो उसमें तो 176। सबको जोड़ लो तो आपका आ जाएगा 342। अब आप मोललता का फॉर्मूला लगा दो। भाई मोललता क्या होती है, मोललता आपकी होती है विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का ही अणु भार इंटू में विलायक, कैसा, किलोग्राम में। देखो विलय का ग्राम में भार, भाई विलय का ग्राम में भार कितना दे रखा है पेपर में, चीनी का 34.2 बटे में विलय का अणु भार अभी निकाला 342 इंटू विलायक का किलोग्राम में भार 0.10। देखो 2 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो ऊपर 1 0 बढ़ गया, 342 धाऊ ये हो गया। तो बचा आपका 10 बटे में 18, जिसे काट सकते हो 2 पंजे 10, 2 नीम 18, तो बचा 5 बटे में 9। इसे चाहो तो भाग दे लो, पॉइंट लगाया 50 हो गया, 9 पंजे 45, फिर 50 हो गया, फिर 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। और मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आपका मोललता क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से जो टॉपिक मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, इन टॉपिक से आपका 5 नंबर का काम एग्जाम में इजीली हो जाएगा। बाकी विलियन के जो 2 वीडियोस रह गए हैं, शॉर्ट 2 और शॉर्ट 1, वो मैं आगे लेकर आऊंगा। उसकी वीडियो आपको अगली कल मिल जाएगी, शॉर्ट 2, और उसके अगले दिन आपको शॉर्ट 1 मिल जाएगा। इस तरीके से 3 दिन में हम विलियन को पूरा खत्म कर लेंगे। और इसी तरीके से आप बोर्ड की तैयारी करते रहिए। और केमिस्ट्री में 95 प्लस लाने की जो जंग है हमारी, ये चलती रहेगी और ये तभी रुकेगी जब हम केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर कर सकेंगे। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी आपसे कल ठीक शाम बजे इसी के नए वीडियो के साथ।